इस वीडियो में हम हरितगृह प्रभाव एवं हरितगृह गैस और उसके स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि सामान्य परिस्थिति में जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य रहती है, उस दौरान पृथ्वी की सतह पर तापमान जो पड़ता है वो संतुलित मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। ठीक है, लेकिन जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है तो उसकी मोटी परत परावर्तित होने वाली हीट या उष्मा को वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती। जब वो वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती, जिसके कारण तापमान उसी प्रकार बढ़ता है जैसे ग्रीन हाउस में तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस है ना, किसमें? हरितगृह में। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये हरितगृह एक दीवारें और छत कांच की बनी होती है, जिसमें सूर्य से आने वाले जो विकिरण हैं हरितगृह के अंदर आती है, परंतु उत्सर्जित होकर निकल नहीं पाते, जिसके कारण अंदर का तापमान लगातार बढ़ते जाता है। डीवी बोटकिन और E.A. केलर के अनुसार हरितगृह में दिस प्रकाश जो विजुअल लाइट रहता है, कांच को पार करके अंदर उपस्थित मृदा और पौधों को गर्म कर देती है। ठीक है, गर्म मृदा द्वारा अवरक्त जैसी लंबी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणें उत्सर्जित की जाती है। चूंकि कांच अवरक्त जैसी लंबी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों के लिए अपारदर्शी होती है, अतः यह कुछ अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ विकिरणों को ही परावर्तित कर देता है। इस क्रिया के कारण हरितगृह का तापमान बाह्य वातावरण से अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। ठीक है, हरितगृह जो होता है, ग्रीन हाउस जो होता है, इसके भांति ही वायुमंडल में जो उपस्थित कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कांच की दीवार और छत का कार्य करती है, जो सौर विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है लेकिन पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित उष्मा और विकिरण को बाहर निकलने नहीं देती, जिसके कारण वायुमंडलीय तापमान लगातार बढ़ते जाता है। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न कंबल जैसे प्रभाव, मतलब ब्लैंकेट इफेक्ट के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि को ही हम हरितगृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, मतलब मानव ने क्या उत्पन्न किए? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किए, जो कि ब्लैंकेट इफेक्ट बना के रखा है, जिसके कारण तापमान में क्रमिक वृद्धि हो रही है, और यही वृद्धि हुई हम ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक स्तर बना लेती है, जो कि कम तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण को वातावरण में प्रवेश करने तो देती है, लेकिन अधिक तरंगदैर्ध्य वाले उसमें विकिरण को पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ जाता है। इसे ही हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हरितगृह प्रभाव शब्द का सबसे पहले उपयोग अगर किसी ने किया था तो जे फूरियर नामक साइंटिस्ट ने 1827 में किया था। इसे वायुमंडलीय प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड समस्या के नाम से जाना गया। अगर बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रारंभ में हरितगृह के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही उत्तरदायी माना जाता था, परंतु बाद में जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बनाए और बताए कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी और कई ऐसे गैस हैं जो हरितगृह प्रभाव के लिए बहुत बड़ा भूमिका रोल प्ले करते हैं या भूमिका निभाते हैं। मीथेन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O बोलते हैं जिसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और ओजोन, ये इसमें सम्मिलित है। इस सदी के अंत तक वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड 25% की वृद्धि हुई और मीथेन में 110%, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में 8% की वृद्धि हुई है। ओजोन की दर में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध पर 1% और दक्षिण गोलार्ध में 0% आंकी गई है। ठीक है, तो ये स्पेशल गैसों की अगर हम लोग बात कहते हैं या करें तो हमें पता हो जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। 100 वर्ष पूर्व वर्तमान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 275 ppm था, जो आज बढ़कर आज से 100 वर्ष पूर्व 1850 के आसपास, और देखिए 1989 में देखिए 350 ppm है ना, 275 ppm से 350 ppm पहुंच चुका है। और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2035 से 2040 वर्ष या जो दशक हमको देखने को मिलेगा, इसके मध्य में इसका जो लेवल होगा वो लगभग 450 ppm तक पहुंच जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता वृद्धि के संभव स्रोत और उनके जीवन काल का वर्णन इस सारणी में हम किए हैं, आप देख सकते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का ppm पहले कितना था, अब कितना बढ़ा हुआ है। मीथेन का ppm 750 ppb था और 1700 ppb के लगभग आ चुका है। ठीक है, जीवन काल देखिए 500 वर्ष, इसका 7 से 10 वर्ष। वृद्धि के संभव स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा CFC जो 11 CFC 12 है, ठीक है, ये पहले नहीं था, लेकिन जैसे औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, सिविलाइजेशन शुरू हुआ, तब आज इनकी वैल्यू 250 ppt और 450 ppt तक पहुंच चुकी है। जीवनकाल 75 वर्ष तक रहेगी, 110 वर्षों तक रहेगी। इसके अलावा ओजोन आप जानते हैं 15 से 20 ppb पहले था, अब 20 से 30 ppb बन चुका है और 0.5% की इसमें वृद्धि नोट की गई है प्रवृद्धि दर में। कुछ घंटों से कम समय तक के लिए ये बनी हुई रह सकती है। अब आगे बात करते हैं हम हरितगृह गैसों के कुछ स्रोत के बारे में। अगर स्रोत में जाएं तो हमको सबसे पहले और प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है। कई प्रकार के उद्योगों के संचालन में जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, धान की खेती करते हैं, उससे मीथेन गैस वातावरण में उत्सर्जित होती है। रेफ्रिजरेटर और जो वातायन अनुकूलन यंत्र होता है, उसमें उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन बोल सकते हैं कि वातावरण में विभक्ति का होना, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ाने में मददगार होता है। ये गैसें वातावरण में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से एक ऐसा इस तरह आवरण बना लेते हैं जो परावर्तित होने वाली, मतलब पृथ्वी सतह से परावर्तित होने वाले विकिरण को यह अवशोषित कर लेती है, मतलब बाहर जाने नहीं देती। हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैसों के उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त और कुछ स्रोत भी पाए गए हैं, जैसे औद्योगिकीकरण के लिए जो जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, इसके दहन से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि हरितगृह प्रभाव के लिए 40% उत्तरदायी होती है। थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं जिसको हम लोग, वहाँ पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल, जैसे रेलवे इंजन और वायुयान में अत्यधिक मात्रा में डीजल और पेट्रोल का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, जिनके दहन से लगातार हर वर्ष अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रवेश कर सतह के निर्माण के कारण पृथ्वी की सतह से विकिरण उत्सर्जित होकर बाहर निकल नहीं पाते, जिसके कारण वातावरण का तापमान लगातार बढ़ते जाता है। तो ये था सिंपल स्रोत के बारे में